गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कल काफी लोग गायब थे, क्या बात थी? मैम भी कई दिनों से नहीं आ रही हैं। ओके ओके, ओ थैंक यू। मैम भी बीच में गायब रहती हैं, आपकी ड्यूटी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी वो वेदर चेंज होने की वजह से वो वायरल काफी चल भी रहा है। तो कल के सेशन में जो लोग नहीं आए थे बस सुन लीजिए, उन्हें ये मिल जाएगा। कल के सेशन में हमने बिहार का गवर्नर, बिहार सॉरी बिहार का नहीं, बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल, यहां तक की चर्चा कर ली थी। आज बचा है भारत में वायसराय जितने भी रहे हैं और उनके समय में किए गए कार्यकाल, और अंतिम समय में यानी कि भारत की आजादी के पश्चात फिर लास्ट में जो भारत के दो गवर्नर जनरल बने थे, एक ब्रिटिश और लास्टली एक जो बना था भारतीय। तो जो लोग कल नहीं आए थे, सिर्फ एक नज़र आप लोग इस मैटर पे देखिए, बहुत ही फास्ट रिवीजन होगा आप लोगों का। बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का पद जब आता है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? वो बना वारेन हेस्टिंग्स, और 1773 के एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर क्या हुआ कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटी को, और 1833 के चार्टर एक्ट से उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके पश्चात हुआ कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल बना यानी कि लॉर्ड कैनिंग, उसे 1858 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के तहत जो है भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। और फिर जब देश को आज़ादी मिल गई यानी कि 1947 के एक्ट के तहत दोनों देश अलग हो गए, तो फिर से क्या हुआ, भारत का अंतिम वायसराय हुआ लॉर्ड माउंटबेटन, और उसी को जो है भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो दो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आवाज कुछ गूंज नहीं रही है? गूंज रही है? तो दोनों में अंतर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों के डिफरेंस को याद रखना है, मिस्टेक हो सकता है। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का अंतिम में एक ही आएगा, वहां पर वर्ड्स मेंशन होगा भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। ये पॉइंट्स हुए थे। इसके अलावा हमने क्रमों में देखा था, तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया था, जो आप अगर पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तो कितने लोग शामिल हुए थे, किन के मध्य हुआ था, आखिरकार जीत किसकी हुई थी, ऐसे क्रम जाता गया आपका। ये समझ लीजिए। भूमि बंदोबस्त जो कानून बनाया गया था, उसके अंतर्गत 4 कानून लाए गए थे भूमि सुधार के लिए। क्योंकि ब्रिटिश का जब उपनिवेश कब बनना, 1757 के
युद्ध के पश्चात शुरुआत हुई और 64 के युद्ध के पास धीरे धीरे जैसे दीवानी बंगाल की मिल गई पूरी तरह फिर जाकर। तो इसके कारणों में माना जाता है कि ये जो बाद के समय में तीन भूमि, क्योंकि क्या हुआ, जो प्रथम उपनिवेश बनने के पश्चात जब ब्रिटिश का उपनिवेश भारत बन गया तो उसके पश्चात जो घटना पहली हुई थी जो प्रथम चरण कहलाती है, उसमें क्या हुआ, जो कृषि है उसका वाणिज्यीकरण यानी कि कमर्शलाइजेशन करवा दिया गया। ऐसे फसलों को उपजाने पर बल दिया गया जिससे जो है पैसे अधिक यानी कि व्यापार किया जा सके। तो वो हुआ था। तो उसी चरण के अंतर्गत हम इन 4 पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इजारेदारी व्यवस्था, जिसे कि इंग्लिश में फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। 1772 में लाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था और इस समय जो है ये कुछ नहीं था, यह एक पंचवर्षीय नीलामी किया गया, यानी कि सबसे अधिक जो बोली लगाएगा उसे पट्टे पर खेत दे दिया जाएगा। जैसे कि बड़ी कंपनियां करती हैं, नीलामी लगाती हैं, सबसे अधिक जो बोली लगाता है उसे देती है। तो सबसे अधिक जो बोली लगाता था उसको 5 साल के लिए ब्रिटिश उस खेत को दे देते थे। लेकिन कुछ समय पश्चात ब्रिटिशों को लगा कि नहीं, हमें नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि किसी वर्ष फसल बहुत अधिक अच्छी हो गई और उसके बावजूद हमें लगान कितना मिलेगा, जो कि तय रेट है और जितना पट्टे पे लग चुका है। तो उन्होंने उस स्थान पर फिर से क्या ला दिया, जमींदारी व्यवस्था, जिसे 2 और नामों से जाना जाता है। एक इस्तमरारी कहा जाता है और उसी व्यवस्था को 1793 में जब जाकर अस्थाई कर दिया गया तो अस्थाई व्यवस्था के नाम से जाना गया। क्योंकि जब ये लाया गया था यानी 1790 में जब ये शुरू किया गया था तो ये सिर्फ 10 वर्षों के लिए लाया गया था कि 10 वर्षों तक जमींदारों का अधिकार होगा, उसके पश्चात फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाद में 1793 में इसे जो है स्थायी परमानेंट कर दिया गया, तो इसलिए ये परमानेंट सिस्टम कहला गया या फिर जमींदारी सिस्टम कहलाया था। इसके शासनकाल किसके समय काल में, कार्नवालिस के समय। इसमें कुछ नहीं, जमींदारी में ही निहित है कि मुख्य भूमिका कौन निभाएंगे, जमींदारों के हाथ में होगा। जमींदार लगान वसूलेंगे 10/11, जो वसूलेंगे, जितना वसूलेंगे, वसूलने में 10 हिस्सा देंगे अंग्रेजों को और 1 हिस्सा लेंगे जमींदार स्वयं, यानी कि बिचौलिया के रूप में। लेकिन यहां जमींदार अपनी मनमानी करते हुए बस इतना किए थे कि इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर किसानों से बहुत अधिक कर लेकर और 10% हिस्सा ही ये अंग्रेजों को लौटाते थे। अंग्रेजों को लगा कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, नुकसान। तो इन्होंने फिर लाया रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि अब क्या डायरेक्ट रूप से फार्मर आ जाएंगे, यानी जितना भी कर लगेगा सीधे फार्मर किसके हाथ में देगा, ब्रिटिश के हाथ में। तो ये व्यवस्था शुरू की गई थी 1872 में। अब यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, ये जिसके शासन काल में लाया गया वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स, लेकिन जिन्होंने शुरुआत की थी इस व्यवस्था की उन वो कहलाते हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो प्रश्न जो बनता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो ये, लेकिन प्रश्न ये बने कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासन काल में लाई गई है, तब लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें प्रत्यक्ष तौर पे हो गया। तो ये सबसे अधिक यानी भारत के सबसे बड़े भूभाग पर जो व्यवस्था लागू थी वो थी रैयतवाड़ी। 50% यानी कि आधा % भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और मुख्य रूप से हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि रैयत जो बड़े हैं वो दक्कन प्रांत, कर्नाटक वगैरह के हैं, तो वहां पर ये लगाया गया। इसके पश्चात फिर से एक लाया गया व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। यहां पर महाल शब्द प्रयोग होता है, पंजाब और सिंध प्रांत के गांवों में महाल शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये उनके लिए था जहां पर गांव का मुखिया इकट्ठा होकर लगान तय करता था और सबसे इकट्ठा वो पैसा रखता था और जब ब्रिटिश आते थे या ब्रिटिश का जहां पर शासन था वहां वो देते थे। तो ये मुख्यतः उन क्षेत्रों पे लगा जैसे कि संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में भी वो हिस्सा जो कि कह सकते हैं उसे कौन सा, इस ईस्टर्न वाला,
ईस्टर्न नहीं, ईस्टर्न तो बिहार से लगता है, वेस्टर्न वाला हिस्सा लगेगा। उसके अलावा मध्य प्रांत का निचला हिस्सा और पंजाब वाला कुछ, यानी कि वेस्टर्न, मध्य प्रांत और पंजाब के हिस्से में। यहां पर ये 3 बातें हुई थी जो कि पहले पढ़ाया नहीं गया है, जबकि वायसराय वगैरह के बारे में पढ़ाया गया है, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, उन्हीं को जो है थोड़ा सा बताया गया है डिटेल में। यहां एक पॉइंट और याद रखिएगा, शायद कहाँ है, अच्छा, इन तीनों की भी हमने चर्चा नहीं की थी। क्लाइव द्वारा लाया गया द्वैध शासन, द्वैध शासन को कई बार मैंने समझाया है। दीवानी मामले किसके हाथों में, ब्रिटिश के हाथों में। प्रशासनिक मामले किसके, बंगाल के नवाब के हाथों में। सिंपल सा याद रखने हैं, ये जो हुआ था द्वितीय जो हुआ था, दोनों इलाहाबाद की संधियों के पश्चात, तो ये सिंपल था। दूसरा ये याद रखिएगा, कल शायद नोट भी कराया था, जो लोग नहीं आए होंगे नोट तो उनका नहीं होगा, वेलेजली द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि। यहां 2 पॉइंट याद रखना है। शुरुआत कब हुई थी, 1798 में, लेकिन इसकी नींव कहां पड़ी थी, यानी सबसे पहले इसकी बीज कहां पड़ी थी, द्वितीय इलाहाबाद संधि किसके साथ हुई थी, अवध नवाब सुजाउद्दौला। क्योंकि वहां याद करिए, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर किसे दे दिया गया था, मुगलों को दे दिया गया था, और बचा हुआ बनारस और आसपास का हिस्सा इनके हाथों में था। तो अवध के नवाब के साथ वहां एक संधि की गई थी कि आपके यहाँ जो सेना रहेगी वो रहेगी ब्रिटिश की, लेकिन खर्च कौन चलाएगा, ये। और सहायक संधि का मूल उद्देश्य क्या था, यही था, सेना रहेगी किसकी, ब्रिटिशों की, खर्च कौन चलाएगा, रियासतें, यानी कि जो प्रांतीय शासक हैं। इसके अतिरिक्त इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जो आंतरिक यानी कि शासक के इंटरनल मामले होंगे या निजी मामले होंगे, उसमें जो है अंग्रेज या ब्रिटिश जो है दखल अंदाजी नहीं करेगी, लेकिन बाह्य जितने भी मामले होंगे उस पर करेगी। क्यों, क्योंकि इसने कहा था कि आप ना तो किसी के साथ संधि कर सकते हैं, कोई ट्रीटी नहीं साइन कर सकते, ना आप किसी भी शत्रु देश को, शत्रु देश का मतलब वहां प्रांत के लिए ही यूज किया है, ना तो शरण दे सकते हैं और ना ही किसी के साथ युद्ध कर सकते हैं बिना हमारी आज्ञा के। तो इसलिए ये था। लेकिन ये पूछा जाए कि शुरुआत, देखिए न्यू डालना अलग बात होती है और शुरुआत करना, स्टार्ट करना अलग। तो स्टार्ट जिसने किया था, हमेशा याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, लेकिन इस सहायक संधि को लागू करने में वो सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ना तो इसके पास इतनी शक्तिशाली सेना थी, और ये कर्नाटक के तृतीय युद्ध, याद करिए आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध के संधि के पश्चात ये सिर्फ और सिर्फ अब व्यापार कर सकते थे, उपनिवेश नहीं बना सकते थे भारतीयों को। उसके पश्चात एक पॉइंट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा एक देशी रियासत या ऐसा प्रांतीय शासक था जिसने सहायक संधि को कभी भी स्वीकार नहीं किया था, तो याद रखिएगा इंदौर के जो हेलकरों ने कभी नहीं किया था, जबकि सिंधिया, भोंसले, पेशवा सबने स्वीकार किया था, यहां तक कि लास्टली अवध भी दोबारा, अवध को याद रखिएगा, अवध ने दोबारा स्वीकार किया था कुप्रशासन का आरोप लगाकर। सहायक संधि को बाध्य कर दिया था ब्रिटिशों ने। इसके अतिरिक्त शायद नेक्स्ट पेज पे होगा, हाँ, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, जिसे कि हम अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हिंदी में एक और नाम हड़प नीति के तहत जानते हैं। इसमें कुछ नहीं था, अगर कोई भी शासक का अपना उत्तराधिकारी यानी स्वयं का पुत्र नहीं होगा और एडॉप्टेड सन होगा, तो उसे उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा और उस राजा के सभी क्षेत्राधिकार ब्रिटिश के अंतर्गत चले जाएंगे। और इसके तहत भी बहुत सारे जो राज्य हैं मिला लिए गए थे, कल उनके नाम नोट करा दिए गए हैं। आप किसी में से आसपास से आप लोग लेके और वो ले लीजिएगा नोट्स। क्या पीडीएफ मिलेगा, इसलिए नहीं मैंने मना किया था ना, इसमें अभी पढ़ाना है, ये आज मिलेगा, ये सब हो चुका था।
यानी कि गवर्नर जनरल तक आपका पूरा हो चुका है। दास प्रथा, बंगाल, उड़ीसा, डलहौजी, बहुत सारे कार्य किए थे। कैनिंग, कैनिंग क्या बना था? अंतिम भारत का, नहीं अंतिम गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल बना। और फिर यही लॉर्ड कैनिंग क्या बनेगा? किस एक्ट के तहत? हाँ, 1858, 1858 के एक्ट के तहत जो है, ये कब से कब तक रहा? 1858 से 62 तक। तो सबसे पहला तो पॉइंट कि इस अधिनियम के तहत इसे वायसराय बनाया गया था 1858 के तहत। इसके समय किए गए कार्यों में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू। कल हमने पढ़ा था कि विधवा पुनर्अधिनियम एक किसके शासन काल में जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसे क्या हिंदी में बोलते हैं? एक क्या सर? कैनिंग से पूर्व था, जिसे बोला जाता है कि, हाँ हाँ, मसौदा किसके शासनकाल में तैयार हुआ था? कल हमने बात की थी किसके, यानी कि शुरुआत की गई थी कहां पर? प्रस्ताव हुआ था और यहां तो लागू हो गया, एक्ट पारित हो गया। इससे पूर्व किसके समय जो है विधवा पुनर्विवाह का जो है प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि यहां तो एक्ट पारित हो गया 1856 में। किसके शासन? कल ही देखा भी था, डलहौजी। किसके, किस भारतीय के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, विद्यासागर। नील विद्रोह कहां से? 1859। किस पुस्तक में उल्लेख? किसकी रचना है? बस इतने ही पॉइंट्स आपको, सिर्फ ये जो सेशन है पहले ही मैंने बोला पूरी तरह फैक्ट्स बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन कर लेना है ताकि सारे पॉइंट्स याद रहे। इस इनके समय ही नागरिक विधि संहिता लागू हुआ, भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, फौजदारी विधि संहिता लागू हुआ। ये तीनों, भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 इन्हीं के समय, और इसी के तहत जो है हाई कोर्ट एक्ट। लेकिन हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी पहली बार? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहां पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। अभी कहां पर है वो? नेक्स्ट बटना लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इसके समय काल में, क्योंकि ये एक साल के लिए ही लगभग बना था, एक ही आंदोलन प्रमुख है, बहाबी आंदोलन मुख्य केंद्र। देखिए, बहाबी आंदोलन की जो शुरुआत अगर पूछी जाए तो 1820 के बाद ही हो गया था, लेकिन पटना में जो इसका मुख्य हुआ वो हुआ था इस समय काल में। लेकिन शुरुआत जो हो गई थी बहाबी आंदोलन की बहुत पहले हो गई थी 1830-20 में। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 64 से 69 तक। भूटान युद्ध, यानी कि ये बात हो रही है आंग्ल भूटान युद्ध की, ना कि कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग। अब देखिए यहाँ अकाल आयोग यहाँ लिखा है, पर ये अकाल आयोग के बारे में 3 पॉइंट लिख लीजिए। ये जो अकाल आयोग लिखा गया है क्योंकि इसका शासनकाल लिखा गया है 1864 से 69 में, जबकि प्रथम अकाल आयोग का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1878 में। 3 पॉइंट लिखिएगा अपने कॉपी में, ऐसे 3 लाइन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बनाइए। मैं बनाऊं ऐसे करके, अपनी अपनी कॉपी में ऐसे 3 बना लीजिए। 3 क्योंकि अकाल आयोग हुए हैं। प्रथम अकाल आयोग,
देखिए इसीलिए यहां जिस शब्द का प्रयोग हुआ है, यहां कहीं नहीं लिखा है कि प्रथम। अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन ये प्रथम की बात नहीं हो रही है। एक डिपार्टमेंट बनाया गया था और इसी डिपार्टमेंट के तहत 3 जो है अकाल आयोग बनाए गए। द्वितीय अकाल आयोग। कल से क्लास जो होगी याद रखिए वो पीपीटी से बहुत कम होगी, इसलिए लिखने के लिए रेडी। तृतीय अकाल आयोग, क्योंकि नोट्स मैं दे दूंगी लेकिन लिखवाऊंगी। अकाल आयोग नोट करिए क्योंकि सिर्फ फैक्ट्स हैं। पहला 1878, में कौन होगा? लॉर्ड लिटन। 1878 अगर पूछा जाए वायसराय कौन था तो लॉर्ड लिटन। प्रथम वाले का पूरा अभी लिखा रही हूं, सिर्फ उधर वाले रो में लिखना है, ठीक है। अभी अध्यक्षता, क्योंकि किसी अध्यक्षता में ही हमेशा डिपार्टमेंट में जो है गठन किया जाएगा। लिखिए रिचर्ड स्ट्रेची। इसमें लिखिए 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं ही मेंशन कर भी दे रही हूं। हाँ लिख रही हूं 1878 लॉर्ड लिटन, सर रिचर्ड स्ट्रेची। 3 पॉइंट यहां लिख लीजिए। सेकंड, एटीन 1897 ना। अब द्वितीय, प्रथम में तो 3 ही पॉइंट लिखने हैं, सब में 3-3 पॉइंट। द्वितीय 1897, 1907 में कौन होगा? कर्जन। लॉर्ड नहीं 97 है, अच्छा एल्गिन द्वितीय। एल्गिन होता है हाँ 1817, 1907 लॉर्ड एल्गिन सेकंड। अध्यक्ष लिखिए सर जेम्स लॉयल। सर जेम्स लॉयल। 3-3 ही बातें याद रखनी है, कब हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई। ये बात लास्ट वाला याद रखिए, मैं अध्यक्षता लिख रही हूं, अध्यक्षता किसने की थी। और ये दोनों कौन से हैं? वायसराय। थर्ड कर्जन 1900, क्योंकि 98 तक वो रहा, फिर पूरे 1900, 1898 तक एल्गिन द्वितीय था, फिर हाँ लॉर्ड कर्जन। और अध्यक्षता जिस व्यक्ति ने की थी एंथनी मैकडोनेल। एंथनी मैकडोनेल, आधा होना चाहिए, मैकडोनेल। ये 3-3 पॉइंट्स तीनों में याद रखिएगा। हो गया नोट? अकाल सबसे पहले मैंने बंगाल में बताया था कि एक बार देखने को मिला था, कब? 70। क्या हुआ था कि भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे जो हैं यहाँ के धन कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए युद्ध के लिए, क्योंकि भरपाई किसको करना पड़ता था? भारतीयों को ही। वैसे ही भारत कह सकते हैं कि कच्चे माल का आयात और निर्यात समझते होंगे आप,
सिंपल सा जो आया वो आयात कहलाता है, जो हमारे देश से कहीं निकल गया वो निर्यात कहलाता है। तो जो इतना कुछ होता था, कच्चा माल कहाँ जाता था? ब्रिटेन में, और वहां से बन के क्या आता था? बना हुआ सामान। तो कहा जाता है कि भारत एक समय में कच्चे माल का सिर्फ आयातक और बने हुए माल का निर्यातक बन के रह गया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो चुका था, यहाँ पर कुटीर उद्योग भी धीरे धीरे समाप्त है, क्योंकि पहले क्या था? हथकरघा उद्योग थे, ऐसे तो मशीनें इतनी थी नहीं, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया, मशीन कब बढ़ गए, तो भी क्या हुआ? ब्रिटेन से बने हुए सामान ही ज्यादा हमारे यहाँ आ रहे थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे कई जब अकाल पड़े, और अकाल यहाँ पर लोग किस पर निर्भर थे? कृषि। आज भी भारतीयों में सबसे अधिक किस पर निर्भर हैं लोग? से जो प्राथमिक सेवा कहते हैं, 3 तरह की सेवाएं आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमी में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में अब बार बार अकाल पड़ने से क्या हुआ? यहाँ पर बड़ी गरीबी और भूखमरी। तो क्या किया गया? इन अकाल आयोगों का गठन किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और क्षेत्र में आपको काम देना पड़ेगा, तभी तो यहाँ की जनता खा सकती है, क्योंकि अकाल प्राकृतिक है। हमेशा याद रखिए कि जब भी डिजास्टर किस कारण से आएगा, या तो बाढ़ आएगा तो भी डिजास्टर ही नेचुरल कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा सूखा आएगा तब भी यह होएगा। भूकंप में तो चलिए कृषि पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, आदमी पे पड़ेगा, लेकिन कृषि पर जो प्रभाव पड़ेगा किस कारणों से? या तो बाढ़ आएगा या भूस्खलन जो होता है, लैंडफॉल, उससे पड़ता है कि पूरी पूरी भूमि, लेकिन वो पहाड़ी इलाकों की घटनाएं होती है। ऑल ओवर इंडिया में 2 कारणों से ही अकाल होता है, एक तो सूखा और बाढ़। तो अकाल बार बार पड़ा, तो लगा कि यहाँ की जब जनता खाने के लिए, भूखमरी और गरीबी बढ़ी, तब यहाँ पर इन 3 अकाल आयोगों का गठन किया गया था। तो इसमें अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो समय काल किसके शासन काल में, और अध्यक्षता, और यहाँ कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा जो महत्व नहीं है। ठीक है, अकाल आयोग, अकाल के पड़ने के पश्चात जो आयोगों का गठन किया गया, किस लिए? ताकि जनता के हित में कुछ किया जा सके। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे गोलघर का भी निर्माण क्यों किया गया था? इसी वजह से कि अनाज का भंडारण किया जा सके। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, अन्नागार यानी कि ग्रेन जो है स्टोरेज मिला है। वो ग्रेन स्टोरेज के पीछे अगर सोचा जाए तो वजह क्या होगा कि अगर कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो हमारे पास इतना ग्रेन हो कि हम अपनी जनता को खिला सके। वही काम आपको देखने को मिलेगा खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? बनाया था स्टोरेज, और पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, पीडीएस सिस्टम जो लाया गया था, वो किसने लाया था भारत में? तो हमेशा याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। जो आज अनाज मिलता है प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना या 2 और योजनाओं के तहत, वो किस आधार पे दिया जाता है? यही कि जो हमारे देश की जनता है कम से कम खाए तो नहीं मरना, क्योंकि हमारी सबसे पहली जरूरत मनुष्य की क्या है? भोजन। उसके बाद कहते हैं कपड़ा और मकान, 3 जो है मनुष्य की मूल जरूरत है। तो इसीलिए हमेशा जो है प्राचीन समय काल में भी हमें जो है ग्रेन के लिए भंडारण की जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए आयोग में जो भी निर्णय लिया गया होगा कि क्या क्या किया जाए, उसमें कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट, उसके पश्चात क्या हमने यहाँ सारे पॉइंट्स देख लिए थे? अब देखिए, पहली बार हमने कहां पढ़ा था? कलकत्ता में बना था 1773 के रेगुलेटिंग के बाद 1774 में। लेकिन यहां देखिए 1865 में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि फिर कहां पर बनाया गया था? तो तब जाकर बंबई, क्योंकि वो तो आज जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली स्थानांतरित हो गया, लेकिन हाई कोर्ट जो पहले बना, फिर बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 स्थानों पर जो है 1865 में क्या बनाया गया? हाई कोर्ट का निर्माण किया गया। अभी भारत में कितने टोटल हाई कोर्ट्स होंगे? 25 जिन्होंने बोला है सही है। उसके अलावा मैंने कहा था किस समय जो है 3 विश्वविद्यालयों का गठन किया गया? कलकत्ता, मद्रास और बंबई में। किस वर्ष? बोलिए। कल बताया था 1857 में, लिख दीजिए साथ में, क्योंकि ये उसी समय की घटना है। इन्हीं तीनों स्थानों पे विश्वविद्यालय भी निर्माण किए गए थे। विश्वविद्यालय
1857। किसके आधार पर? तो लंदन में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन 3 विश्वविद्यालय वैसे भी हायर एजुकेशन के लिए होता है, तो यहां पर ये बनाए गए थे और 65 में हाई कोर्ट बनाए गए थे। नेक्स्ट, अभी एक पॉइंट आपको दो जो पढ़ना है, एक शिक्षा वाला और एक 1857। लॉर्ड मेयो कब से कब शासन रहा? क्योंकि इधर हमने लास्ट में पढ़ा है तो हमें याद होगा सारे पॉइंट्स। 1869 में 72 तक। अजमेर में मेयो कॉलेज, सिंपल एक बात याद रखना है, मेयो, हाँ, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रणाली अगर पूछा भी जाएगा तो ये, लेकिन इस ऐसे टर्म नहीं आप में पूछे गए हैं। कृषि विभाग यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना कहां पर जो है शिक्षा के लिए अलग डिपार्टमेंट बना था, कल मैंने विस्तार से बताया था, पृथक लोक शिक्षा विभाग, कल बताया था। अलग से शिक्षा के लिए पहली बार डिपार्टमेंट बनाने की बात हुई थी, सेपरेट पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। वुड डिस्पैच, उसके पश्चात ही 1855 में, 54 में क्या आया था? वुड डिस्पैच, और 55 में पहली बार यहां फिर क्या बना? एग्रीकल्चर के लिए पहली बार डिपार्टमेंट बना। 1872, ये पूछा गया कई बार प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हिस्ट्री में भी नहीं जीके जीएस में कई बार पूछा गया है। 1872 भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी और किसके शासनकाल से नियमित तरीके से होने लगी? हाँ बिल्कुल सही, 1881 से नियमित रेगुलर जो है सेंसस होने लगा। किसके शासनकाल में? हाँ कौन से? अच्छा रिपन। अभी तक जो हुआ है जनगणना, क्योंकि लास्ट आप जानते हैं 2011 का सेंसस हुआ है जारी। अच्छा, ये सेंसस जो जारी किया जाता है वो किस मंत्रालय के तहत होता है? जैसे कोई भी जनगणना है भाई पूरे भारत की है तो किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, वित्त मंत्रालय तो आर्थिकी के काम देखेगा ही। गृह, अच्छा होम, अच्छा अच्छा जी बहुत सही, गृह मंत्रालय। हाँ इसी के अंतर्गत होता है। तो अभी तक जो 2011 तक जनगणना कर दिया गया है, कौन सा लास्ट जनगणना, और या अगला आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि अभी तक कोविड की वजह से डिले ही होता हो रहा है, 21 से आपका 24 आ गया, तो अगला होगा तो कौन सा होगा, या फिर अभी तक टोटल कितने जनगणना हो चुके हैं? क्योंकि देखो 72 में हुआ, देखो याद करना 72 में क्या हुआ? पहला। अब यहां से मान के 81 से हुआ, 1881 से 1981 तक कितने मान के चलोगे तो हो गया? ओहो, 1881 से 1981 मैंने क्या 10, और यहां एक कब हुआ है? तो तो मैंने क्या लिखा है यहाँ? 18 है और यहाँ 1900 मैंने लिखा है। हाँ तो मैं 10 हुआ, तो वही मैं कह रही हूं। फिर कितना हुआ? 1991। यहां जोड़िए कि 81 में हुआ, सुनते रहिए, 81 के बाद 91, 91 के बाद 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, तो 10 ही कैसे हुआ? वहां 10 कैसे हुआ? इसीलिए मैंने 10 लिखा हुआ है, क्योंकि 81 भी ऐड हुआ ना वहां, तो 81 को मैंने अलग नहीं किया है, तो 11 होना चाहिए ना, क्योंकि 81 को अगर हटा देंगे तब दूसरे 81 तक 10 होंगे। यहां जो जनगणना हुआ टोटल 11, क्योंकि यहां ये भी मेंशन है 80 81 का भी, तो 11 यहां हुए, पहला यहां हुआ था और 3 इधर हुए। तो अभी तक जो हुआ है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि अभी तक कितने हुए हैं? 15 हो चुके हैं, अगला जो होगा 16वां। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक 15 बार सेंसस जारी हो गया है।
अगला जो है आपका 16वां होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है। और किस मंत्रालय और वो जो होता है महापंजीयक और रजिस्ट्रार जो है इसके अंतर्गत जो पूरा फाइल बनाता है वो करता है, और सारे स्कूल द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है वो सेंसस को जारी करने के लिए। पर पता नहीं नेक्स्ट कब होगा। यही जो विभाग होता है सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग 21 में होना था, पर कोविड की वजह से डिले होते रहा और अभी तक डिले है। कोविड कब का चला गया। नेक्स्ट कौन बना, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 76 रहा। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन, और इस बात का भी विरोध किसने किया था। जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था तो इस बात का विरोध किसने कहा था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने। हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स ने का आगमन पर जो है विरोध किसने किया था, उग्रवादियों ने। वो जो कारण माना जाता है विभाजन का, उसमें एक माना जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, क्योंकि इसमें बहुत धन खर्च करना पड़ता था इनके उसके समारोह आयोजन के लिए। तो इसका जो है विरोध जो किया गया था उग्रवादी पार्टी द्वारा। कर लीजिए, मतलब जितने भी अध्यक्षता में बनाए गए हैं। निकालिए कॉपी और पेन। पहला, कॉपी और पेन। सबसे पहले वुड घोषणा पत्र 1894, वुड घोषणा पत्र 1854 सॉरी। पहला, शिक्षा से जितने भी संबंधित आयोग हैं उनका नाम एक साथ लिख दीजिएगा तो रिवीजन आसान हो जाएगा। हाँ, वुड WOO डिड। हाँ वुड क्या था, डिस्पैच तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या था, वुड घोषणा पत्र। हाँ, ये पहला हुआ, इसमें पॉइंट मेंशन करिए। किसके समय काल में, डलहौजी। अध्यक्ष कौन था उस समय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अध्यक्ष कौन था, चार्ल्स वुड। इसी की अध्यक्षता में जो है इसके गठन हुआ था। इसमें किस शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसने जो है आम भाषा थी या यहाँ की भाषा थी वहां पर नहीं बात की थी, तो लिख लीजिए देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहन। लेकिन मेन ये था देसी भाषाओं हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी भी हिंदी, क्योंकि हिंदी जो हमें पढ़ाया जाता है बिहार में ग्रामर पे नहीं ध्यान दिया जाता, ये रियलिटी है। हमारे यहाँ जितना हम हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग गलत बोलते हैं ना, कहीं भी नहीं बोला जाता हमारे यहाँ। मतलब कह सकते हैं कि एक्सेंट भी अगर बहुत स्टेट की तुलना में, जैसे राजस्थान और हरियाणा की तुलना में हमारा एक्सेंट ज़्यादा अच्छा है, पर हमारा ग्रामर बहुत वीक होता है। क्योंकि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होती है, जैसे यहाँ बिहार में कभी नहीं सुनोगे कि कहेंगे कि हवा बह रही है या वर्षा हो रही है, हम बोलते हैं क्या, हवा बह रहा है। क्योंकि जो यहाँ की लोक भाषा है, जैसे कि भोजपुरी, यहाँ मूलतः जो 4 भाषाएं चलती है, भोजपुरी, मगही, वज्जिका, अंगिका और एक मैथिली। तो हमारे यहाँ जब भोजपुरी बोलोगे या मगही बोलोगे तो उसमें पुल्लिंग शब्द ज्यादा यूज होता है, उसी को हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम हिंदी में भी पुल्लिंग शब्द ज्यादा यूज करते हैं। जब भी कोई भी वर्ड लिखते वक्त बहुवचन आए तो बिंदी जरूर देना, कोई भी वर्ड, लेकिन वर्ड होना चाहिए, लेकिन नाम ऐसे ओ को आए तो नहीं होना चाहिए। वर्ड्स जब बहुवचन, जैसे भाषा से भाषाओं हुआ,
या कोई भी वर्ड बनेगा तो उसके अतिरिक्त जितनी बार में आएगा शब्द उतनी बार बिंदी दीजिएगा। बहुत ऐसे वर्ड्स है, जैसे हमें कभी ये नुक्ता देना नहीं पढ़ाया गया है। जब हम बचपन में पढ़ते थे हिंदी ग्रामर, कभी बताया ही नहीं गया कि किस ज के नीचे दो ज होता है, एक ज एक ज। तो इसमें हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमारी गलती नहीं है, ये टीचरों की गलती है कि हमें ग्रामर पर कभी, अब पता नहीं, अच्छी बात है क्योंकि सच में ग्रामर बहुत वीक है। जब हम लोग दिल्ली में, मैं गई थी खुद, मेरे जो फ्रेंड्स दूसरे स्टेट के थे उनका एक्सेंट मेरे से खराब था। वो वर्ड्स जैसे राजस्थान के लोग बोलेंगे तो वो जैसे ये लिखा हुआ है अमूर्त, तो हम क्या पढ़ते हैं अमूर्त, है भी सही अमूर्त, पर वो पढ़ेंगे ए मूर्त। वो ए, इसे अ को ए कर देंगे क्योंकि वहां का कह ग घ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। पर हमारा एक्सेंट इतना बेकार नहीं है जितना हमारा ग्रामर बेकार है। मतलब ये रियलिटी है क्योंकि बचपन में पढ़ाया। जैसे वी, ये वी कभी बोलना ही नहीं सिखाया, हमें सिखा दिया वी नहीं, जबकि रियल में क्या है वी, पर हमें सिखाया गया बचपन से भी। तो ये थोड़ा सा अब होना भी चाहिए सुधार। तो देसी भाषाओं को प्रोत्साहन, और इसमें एक लिखिए महिला शिक्षा, महिला शिक्षा पर जोर। और इसी समय जो है बेंथुन पाठशाला की स्थापना हुई थी। पाठशाला, पाठशाला जानते हैं, स्कूल को बोला जाता है बेंथुन पाठशाला। नेक्स्ट लिखिए हंटर आयोग 1882-83, वुड डिस्पैच हो गया, ये 1854 की घटना है। 1854, इसे क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी महाधिकार पत्र। महा कहीं अधिकार पत्र भी लिखा होगा तो गलत मत मानिएगा, वही होता है महाअधिकार पत्र। अच्छा, र में कितने जगह गलत है, मैं बिहार के बहुत लोगों में देखी हूँ र और ड़ में बहुत दिक्कत। उत्तर बिहार के लोग र और ड़ में वो फर्क नहीं कर पाते हैं। पटना, मतलब पटना जिला के लोगों में भी दिक्कत है। मेरा ननिहाल भी पटना में है, तो वो लोग र और ड़ में नहीं, जैसे वो घोड़ा को भी घोड़ा बोलते हैं। नहीं नहीं, ये रियलिटी है। मैं खुद मैं, जबकि हम, मेरी मतलब जो वैसे मातृभाषा है भोजपुरी है, तो हमारे में र और ड़ अलग है। पर जो मेरी मम्मी की भाषा है उसमें वो लोग ड़ और ड़ में अंतर ही नहीं सही से कर पाते हैं। और उत्तर बोलते हैं ना, हाँ, उधर भी जाइएगा तो बहुत लोग बोलते हैं, जैसे घोड़ा, सड़क। हाँ, श और स में तो कभी नहीं बिहार में सिखाया जाता। शाम, हाँ, शाम और सुबह यहाँ होता है शाम, और इसमें भी नहीं, ये इसे यहाँ पर छ सिखा दिया जाता है, और यहाँ छ ऐसे सिखाया जाता है हिंदी में लिखने का। हिंदी में ऐसे होता है, यहाँ ख भी गलत सिखाया जाता है, र व हो जाता है। और इसे भी यहाँ बचपन में हमें छ सिखाया गया था। हाँ, संयोगी छ जो है इसे ऐसे पढ़ोगे क्षत्रिय, क्षत्रिय ना कि क्षत्रिय। और एक ये, हाँ, ये जैसे क्षमा, हमें बचपन से, आपकी मिस्टेक मैंने बोला, इसमें कोई नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट वाली गलती है कि पैदा ऐसे जगह पे हो गए तो होगा ही। मैं खुद बहुत सारी चीजें चेंज, दिल्ली में मैं गई तो खुद मुझे बहुत फेस करना पड़ा था। सब बोलते थे क्या बोलते रहती है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ मच्छर बोलते हैं पर रियल में मच्छर, हम क्या बोलते हैं मच्छर। कोई नहीं, वो थोड़ी सी अपनी भाषा की पहचान भी कहीं हो जानी चाहिए कि हाँ हम वहां से आते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बंगाल टेनेंसी एक्ट, कल पढ़ाया था मैंने, सबसे पहले टेनेंसी एक्ट कब लाया गया था? अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, देखिए मैम, थैंक। हाँ लिखिए, हंटर आयोग 1882 से 83,
अध्यक्ष लिखिए डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ऐसे में ज्यादा डब्ल्यू डब्ल्यू लिखने की मत कोशिश करिए, वरना डब्ल्यू का डब्ल्यू ऐसे होता है डब्ल्यू हिंदी में, पर ऐसे लिख लीजिए डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। हाँ, हंटर आयोग के बारे में। नेक्स्ट, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, इसका मेन क्या था? प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा, लेकिन लिखिए कि प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर। हंटर आयोग में क्या लिखना है? प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर, वैसे दोनों का था। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये हुआ था टॉम्स रैले। देखिए ऐसे लिखा आएगा, टॉम्स रैले। अधिनियम 1904 में बना था, लेकिन टॉम्स रैले ने जो अध्यक्षता की थी वो 1902 की है। और कहां की गई थी? शिमला में। शिमला। अब विश्वविद्यालय है तो निहित है कि उच्च शिक्षा के लिए होगा, विश्वविद्यालय अधिनियम है तो उच्च शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट लिखिए सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, डॉक्टर माइकल सैडलर अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर माइकल सैडलर। डॉक्टर माइकल सैडलर। यहां एक बात याद रखिएगा, पहली बार हुआ कि शिक्षा में किसी सुधार के लिए जब कोई आयोग बना तो 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। उन दोनों भारतीयों का नाम लिख लीजिए, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। एक इतिहास में हम पढ़ते हैं जियाउद्दीन बर्नी, यहां है जियाउद्दीन अहमद। इससे 2 भारतीय कौन थे? आशुतोष है ना, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। अहमद क्या लिखा है? अहमद, हाँ। इसमें लिखिए पॉइंट क्या था। अच्छा, इसका वो लिख लीजिए समय पीरियड 1917 1917, सैडलर आयोग 1917। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की। स्कूल की जो शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन 1 से 10 तक, वो कितने तक का होना चाहिए? 10 साल का स्कूल का। उसके बाद 2 साल इंटरमीडिएट यानी 10+2 12 वर्ष। इंटरमीडिएट यानी 10+2 जो होता है वो 2 वर्ष। और स्नातकीय जो डिग्री हमें मिलता है किसका? ग्रेजुएशन का, वो 3 वर्ष। वो तो स्टेटमेंट है जो आप बात कह रही हैं, आयोग द्वारा वो स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ऐसा तो इसमें कोई मेंशन नहीं है, मैं सर्च करके आपको बता दूंगी, ठीक? स्पेक्ट्रम में है, अच्छा, हो सकता है एग्जैक्ट। 1 मिनट। मैम ऐसा कहीं तो मिला नहीं है, बट आप स्पेक्ट्रम बोल रही हैं तो मैं स्पेक्ट्रम देख के बता दूंगी। नेक्स्ट लिख लीजिए,
नेक्स्ट एक और लास्ट है हार्टोग समिति। शिक्षा से एक और समिति है हार्टोग समिति। ये है 1929 1929 हार्टोग हार्टोग समिति 1929 1929। अध्यक्ष थे सर फिलिप हार्टोग, क्योंकि एक तो है कि उन्हीं के नाम पे इस कमेटियों का नाम होता था, तो ये जो अध्यक्ष थे सर फिलिप और हार्टोग। इसमें ये था कि 8 तक शिक्षा यानी मिडिल स्कूल की शिक्षा के बाद स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्किल पर बल, कोई भी मतलब व्यवसायिक स्किल देना है आपको। जैसे अभी स्किल योजना के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाएं लाई हैं, जिसमें कि आपको एजुकेशन के बाद जरूरी नहीं कि सिर्फ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एजुकेटेड पर्सन बहुत लोग मिलेंगे लेकिन स्किल्ड लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन पीजी ये सब करने पे कुछ हमें क्या बोलते हैं उसे इंटर्नशिप नहीं दिया जाता है, लेकिन वहीं बीटेक का जो बच्चा होगा या किसी भी इस तरह का बच्चा होगा तो वो इंटर्नशिप क्या होता है स्किल के लिए होता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए वहां बात की गई थी, लिख लीजिए कि स्किल पर बढ़ावा, माध्यमिक शिक्षा के बाद स्किल पर। और एक और लास्ट है, अच्छा अभी किस एक्ट के तहत 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात की जाती है? आर्टिकल कौन सा है? एक देखो, एक मूल अधिकार में भी ये बात निहित है और एक डीपीएसपी में भी ये बात निहित है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, देखिए राइट अलग है, ड्यूटीज अलग है, उसमें भी है, लेकिन वहां क्या है कि माँ बाप का कर्तव्य अभिभावक का बनता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा। तो किस एक्ट, मतलब मैं पूछ रही हूँ मूल अधिकार। हाँ, और अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो जी बिल्कुल 45 पे। हाँ 45, बहुत सही। तो नेक्स्ट लिख लीजिए सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट लिख लेंगे, सार्जेंट तो सिंपल है सार्जेंट। इसमें यहां भी ये बात मेंशन थी, लेकिन यहाँ 6 से 14 नहीं था। 1944 1944। हम्म 6 से 11 यानी 6 to 11 ईयर्स के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 11, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो 11 साल तक जो शिक्षा मिलती है हमें कौन सी मिलती है? प्राइमरी मिलेगी और मिडिल की शिक्षा मिलती है। तो ये दोनों शिक्षा के लिए। अब उसके बाद उसी में प्लस करके लिखिए, उसी जहां शब्द आपका खत्म होता है वहां प्लस करके लिखिए कि 11 से 17 यानी 11 से 17 ईयर्स तक 6 वर्ष की अतिरिक्त एक्स्ट्रा, इसमें क्या क्या हो जाएगा, बच्चे का स्कूलिंग पूरा होगा 6 वर्षों में, वो 10+2 भी इंटरमीडिएट भी कर लेगा और डिग्री भी कर लेगा। तो 6 वर्षों की अतिरिक्त और शिक्षा देनी है। हाँ हाँ देखो यहाँ पर अगर 6 से 11 वर्ष क्या क्या प्राइमरी शिक्षा हमें मिल जाएगा और मिडिल की शिक्षा, 2 वर्ष फिर स्कूलिंग बचती है 9 to 10। स्कूलिंग 1 से 10 तक को मानते हैं, क्या 11 वर्ष में थोड़ी कर लेते हो, 14 पे जाके हम करते हैं 10, तो उधर करेगा। उसके बाद 2 साल बच्चा क्या करेगा, इंटरमीडिएट और डिग्री के। तो डिग्री वहां पर ये नहीं था ना कि अभी जो शिक्षा का पद्धति है उस टाइम नहीं, मतलब लेकिन था कि इन 6 वर्षों में उसे डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि अभी जो शिक्षा का पैटर्न है वो अलग है, तब शिक्षा का पैटर्न अलग होगा। लास्ट में कौन सा आया था शिक्षक में? हाँ, तो वो उस समय था कि पहले 11 और फिर 7 साल यानी कि 17 साल तक बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है हर किसी को। बस इतना ही है शिक्षा से संबंधित। ये सब मिटा दो वरना कंफ्यूज खुद ही हो जाओगे कि क्या लिख दिया मैम ने। अब बताइए, कल मैंने बताया था टेनेंसी एक्ट
क्या उसे बोलते हैं, काश्तकारी अधिनियम। क्या था, कल ही मैंने बताया था, काश्तकारी 1822 में लाया गया था। पहली बार कब लाया गया था, ये लाया गया 1885 में, वो लाया गया बंगाल में, लेकिन वो लाया गया था पूरे ऑल ओवर। तो उसमें एक ही बात याद रखिएगा, टेनेंसी एक्ट में कुछ नहीं होता है, अगर कोई भी रैयत समय पर अपना लगान चुका चुका है, सॉरी मतलब लगान दे चुका है, यानी कि टैक्स जो लगता है, तो उसके जमीन पर कोई जब्ती नहीं की जा सकती है। वहीं था, तो बंगाल में लाया गया और फिर लाया गया पंजाब में 1887 में, याद रखना है। सबसे पहले टेनेंसी एक्ट लाया गया था 1822 में, याद रखिएगा। कब, जब महलवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। 18 किसके समय लाई गई थी, हाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स तो पहले ही बन जाएगा, वारेन अलग था। अच्छा, अच्छा, नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग, ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड लैंसडाउन दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, 10 वर्षों पश्चात। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट। डुरंड आयोग किससे संबंधित था, ये बताओ, किसके बीच की सेवा, हाँ अब जो है, उस समय भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अब कहा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बिल्कुल। सम्मत आयु विवाह अधिनियम 1891, यहां पर लड़के लड़कों की शादी की एज कितनी थी, 14 और 18, लेकिन यहाँ पर एक जो है शायद इसमें तो कम कर दिया गया था, तभी तो बाल गंगाधर तिलक नाराज हो गए थे। यहाँ एक्ट में लाके कम कर दिया गया है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम्मति को, अरे वो क्या बोलते हैं, हाँ इसमें कम कर दिया गया था, तभी तो बाल गंगाधर तिलक ने निंदा की थी इस बात की। आर्य समाज, आगे आगे, एक सेकंड रुक लो। हाँ 12 वर्ष लिखो, इसीलिए मैं कहीं ना डाउट आ रहा था, 12 वर्ष कर दिया गया था, तभी तो बाल गंगाधर तिलक ने 12, बालिका की, लड़कों की 18 ही थे इनकी। किसने निंदा की, बाल गंगाधर तिलक। एक और इसमें बदलाव किया गया था, एज कम करने के अलावा एक और बदलाव हुआ था। अच्छा वो जो हुआ है, हाँ बहु विवाह प्रथा समाप्त, इसमें नहीं, इससे पहले जो एक्ट लाया गया था 1872, इसमें नहीं हुआ है। अच्छा आगे सही है। अफीम आयोग का गठन, इससे प्रश्न नहीं बन सकता है, बस याद रखिए, क्योंकि ये अफीम को हो सकता है समाप्त करने। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98, पूना में प्लेग का प्रकोप, कौन सी घटना, 1885 से ही प्लेग का चल रहा था, तो ये अभी तक देखने को मिला था। अकाल की जांच के लिए एक अलग से आयोग, वहां पर हमने क्या बात की थी, तीनों में अकाल आयोग में, तो अकाल आयोग के लिए याद करिए कौन सा अकाल आयोग हुआ था लॉयल की अध्यक्षता में, लॉयल की अध्यक्षता, अभी तो पढ़ा था। सेकंड बाबा, तीसरा तो करजन के समय होगा, एल्गिन द्वितीय। दूसरा, भारतीय व्यय की जांच कितना खर्च हो रहा है, इसके लिए ये पूछा जाता है, कितना खर्च, वेलवी आयोग 1895। यहाँ 2 पॉइंट्स ही याद रखने, पहले से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लॉयल आयोग और वेलवी आयोग। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है पर
1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार, प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि बिहार में पहली बार जातिगत जनगणना की गई है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास में पहली बार जातिगत जनगणना कब हुई। क्या बिहार पहला राज्य है जिसने जातिगत जनगणना करवाया है? देखो, इससे इसकी आई जैसे रिपोर्ट एक है कि इससे पूर्व जो है कराए गए हैं, कर्नाटक ने कराया था पर उसने जारी नहीं किया था, बिहार ने जारी किया है कि किस कास्ट से कितने लोग हैं, इसलिए ये पहले पे रख दिया जाता है। हाँ, तो ये सबसे पहले जातिगत जनगणना किसने करवाई थी? करजन के समय। पूसा में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 1903 में इसी के शासनकाल में हुई थी। बस सुनते जाओ, ऑफिशियल सॉर्किट एक्ट। अब ये है सॉर्किट एक्ट क्या होता है? सॉर्किट नहीं होना चाहिए, सॉकेट भी नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है ये सर्किट एक्ट होना चाहिए, सर्किट कोर्ट से संबंधित। मुझे सर्किट कोर्ट आप समझते हैं क्या होता है? सर्किट कोर्ट होता है, ऐसे लिखते हैं उसे, सर्किट कोर्ट। जब कोर्ट, एक तो जहां कोर्ट है वहां पर न्याय होता है, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि जो हाई कोर्ट के वो जज है वो कोर्ट से बाहर क्षेत्रीय आधार पर या किसी शहर में जाकर कोई न्याय करते हैं तो उसे सर्किट कोर्ट कहा जाता है। यानी कि हाई कोर्ट तो निर्णय लेता ही लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहीं क्षेत्रीय आधार पर जाके कोई निर्णय लिया जाता है तो वैसे कोर्ट को सर्किट कोर्ट की, जिसका गठन कुछ समय के लिए किया जाता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है उसका अगर, क्योंकि सॉक्रेट एक्ट, एक मिनट, ऑफिशियल सॉक्रेट होता क्या है एग्जैक्ट, क्या है? करजन। सीक्रेट एक्ट है, वही मैं बोली सॉक्रेट हो सकता है क्या, वर्ड नहीं है ना, सीक्रेट एक्ट है, सीक्रेट। पुलिस प्रशासन के लिए सुधार हेतु यहां याद रखिएगा पुलिस। अब पुलिस प्रशासन का जनक, पुलिस प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? कल चर्चा हो चुकी है, कल वाले नहीं बताएंगे जाएंगे तो कूटे जाएंगे। बिल्कुल सही, स्वशासन और पुलिस व्यवस्था दोनों का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। तो यहां पर उसमें अब क्या करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग यानी कि डिपार्टमेंट। अभी तक हमने कितने डिपार्टमेंट अलग देख लिए? पहले किसका बना? शिक्षा से संबंधित, फिर कृषि से, अब पुलिस से संबंधित डिपार्टमेंट का गठन हो गया। नेक्स्ट, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठन हुआ, लेकिन ये एक्ट कब बना? बिल्कुल, हायर एजुकेशन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भी आ गया। अब चौथा विभाग, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, यानी जो भी पुराने, अच्छा इसका वर्णन कहाँ आपको किस में मिलता है? प्राचीन स्मारकों की संरक्षण, दो में, डीपीएसपी में भी पढ़ा होगा कि हमारा और कर्तव्य में भी पढ़ते हैं कि हमारा कर्तव्य है। हाँ हाँ, मौलिक अधिकार में कहां पर है? हाँ, कर्तव्य में है और डीपीएसपी में वर्णन है, बिल्कुल सही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, कौन थे प्रथम? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ बिल्कुल सही। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, कौन सा अकाल आयोग? तीसरा। तो तीनों आयोग हो गए। सबसे पहले जो हुआ था वो बनाया गया था, लेकिन तीनों जो आयोग बने वो आयोग तीनों के अलग अलग बने, जिसका मैंने मेंशन करा दिया है। बंगाल का विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना, किसके समय? करजन के शासनकाल के। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मुस्लिम लीग की स्थापना। अब यहां से मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अभी 3-4-5 दिन पुरानी क्लासेज है और विस्तार से चर्चा हुई है। सिर्फ जो मेन है, खुदीराम बोस को फांसी, सबसे कम एज में फांसी किसे मिली थी? खुदीराम बोस को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? हाँ, प्रफुल्ल चाकी और ये मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड बम कांड। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।
इनकी मृत्यु तो हाँ 20 में जाके होगी। भारतीय परिषद अधिनियम, अभी तक हम ये तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम देख चुके हैं। अभी इससे पूर्व 2 बार हम बात कर चुके हैं इंडियन काउंसिल एक्ट का। सूरत विभाजन 1908 में समाचार अधिनियम, और एक 1908 का इंपॉर्टेंट घटना बताइए। हाँ, अमृतसर अधिवेशन, जहां पर पृथक निर्वाचन की पहली बार मांग। बिल्कुल सही। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, और क्या किया गया उसके स्थान पे? कब रद्द कर दिया गया? तृतीय राजधानी कहां चली गई? हाँ, तो कोलकाता कब से कब तक रही थी? हाँ, 74 से लेकर। स्टिलिंगटन आयोग, कोई आयोग बना होगा, पता नहीं मुझे भी। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18। अखिल भारतीय हिंदू महासभा किसने किया था? कहां पर किया था इन्होंने? हरिद्वार में हुआ है, बनारस नहीं, याद रखिएगा। ये सिर्फ उन्होंने किया था, ये हरिद्वार में हुआ है। किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बीएचयू किया गया था? सेंट्रल हिंदू नाम था ना उस समय, हिंदू विश्वविद्यालय। कब स्थापित किया गया था? किसने किया था? कब की थी? आई कब थी वो पहले ये बताइए आप लोग। कब आई थी भारत में? 1893 में आई थी। सेवन में गठित हुआ था, 1897। क्या आई कब थी? तो आई थी ना, मैं सेंट्रल का बात लिखी हूं वहां पर। अच्छा, आप लोग आने का समझ रहे हैं, इसका मेंशन है 18। कई बार तो मुझे भी डाउट करा देते हो आप लोग। मैं सोचती हूँ 1 मिनट में चेक कर लूं, वरना मेरी एक आदत है ना, मुझे डाउट हो जाए मैं पूरी रात नहीं सो सकती हूँ। मैं अगर किसी बात पे डाउट हो, मैं जब तक उसे क्लियर ना कर लूं। क्या था? एनिवेशंट ना? अच्छा, एनिवेशंट आई वाली घटना में चले जाओ। सुधार आंदोलन 18 क्या लिखा है मैंने? अच्छा, 98 है, 98। चलो थैंक्स, एक ईयर से भी एक प्रश्न गलत हो सकता है। नेक्स्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, होम रूल लीग की स्थापना, लखनऊ समझौता, दोनों 16 की घटना, साबरमती स्थापना। ये इसमें मत लिखो, ये 15 की घटना है, यानी इससे पूर्व वाले में कर लेना। चंपारण 17, 18, 18। प्रथम सफल सत्याग्रह, प्रथम भूख हड़ताल, खेड़ा को क्या बोलते हैं? प्रथम सविनय अवज्ञा, सॉरी, प्रथम असहयोग, इसे प्रथम असहयोग बोलते हैं। प्रथम असहयोग योग, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, अब इधर सब कुछ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा एक्ट बन गया 19 में, रॉलेट एक्ट। उससे रिलेटेड क्या घटना हुई? जलियांवाला बाग, प्रांतों में द्वैध शासन, असहयोग और खिलाफत, दोनों 20 से 22 एक और 19। सैडलर कमीशन का
गठन 1917। एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज का नाम क्या हुआ था? मुस्लिम विश्वविद्यालय। बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु। नेक्स्ट, लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरी घटना 5 फरवरी 22, एकमात्र यहूदी वायसराय यहीं थे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ब्रिटिश मुस्लिम सब यहूदी याद रखिएगा, एकमात्र जो है लॉर्ड रीडिंग। मोपला विद्रोह केरला। मालाबार 1919 के एक्ट की वापसी, बात किसकी की जा रही है? 19 अच्छा, रॉलेक्ट एक्ट की, मुझे लगा एक्ट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 1919 में ही जाकर फिर वापसी। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन। तीसरे में कौन आया था दिल्ली दरबार में? अच्छा, जॉर्ज पंचम था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय पहली बार, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ लंदन में आयोजित की जाती थी। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। अकाली आंदोलन सिखों से संबंधित है। भ्रष्टाचार, एक वर्थ समिति किससे संबंधित? बजट से संबंधित जो होता है, बजट से संबंधित। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट की सिफारिश की थी। ली आयोग रिलेटेड में किससे था? शायद विधि से है, 1 मिनट में देख लूंगी। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, क्योंकि 27 में गठन भी हुआ था, 28 में आ गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928। हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति। सैंडर्स की हत्या 1929। विधानसभा नहीं, ये 28 में ही है क्योंकि 29 में, हाँ वो नहीं, ये भी तो 28 की घटना है, 29 में नहीं है, ये 29 है। जतीन दास लाहौर, वो घटना क्या है लाहौर में? हाँ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित। रॉयल कमीशन का गठन कर दिया गया और इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है स्थापित की गई थी। ये प्रश्न नहीं बनेगा। प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926, कौन संबंधित थे ट्रेड से? वो उनका बहुत फेमस नाम है, 1926। अच्छा 1 मिनट, जिनकी लाठी मारकर हत्या की गई थी, लाला लाजपत राय। शारदा अधिनियम 1930 लागू। अच्छा, ये यहां पर कैसे आ गया फिर? अभी हमने तो पहले की घटना पढ़ ली, 21 से 26 पढ़ा हमने। अच्छा, उसके बाद पढ़ा हमने ये 19 से 26 से 31 पढ़ लिया, 26 से 31। अच्छा, पैरेलल नहीं है। अच्छा ठीक है, घटनाएं पैरेलल नहीं है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि 26 तो पहले होना चाहिए, हमने 28-29 की घटनाएं पढ़ ली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में शुरू होगा, लास्ट में 31 में खत्म होगा। गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा स्थगित, प्रथम 32। द्वितीय गोलमेज 31 में ही शुरू होगा, 31 में ही समाप्त होगा। भारतीय सेवा अकादमी की स्थापना, यानी कि इंडियन सिविल जो है अकेडमी की अब स्थापना हो गई। रैमसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, किसके लिए? उन 5 के अतिरिक्त दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग। पूना पैक्ट, गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता। तृतीय 32 में शुरू और 32 में समाप्त, और नहीं 31 में शुरू होता है तब जाकर 32 है। जैन से ये कब होता है? रुक लो, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अच्छा नवंबर 32 और दिसंबर। अच्छा, सबसे कम चला था ना, तो नवंबर से दिसंबर। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा कब?
अखिल भारतीय लखनऊ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कौन से व्यक्ति किए थे, नाम बताओ आप। हाँ हाँ, मीनू मशाने, पढ़ तो रहे हो। लॉर्ड लिनलिथगो 31 से 36। अच्छा, ये पैरेलल इन्होंने कुछ अप डाउन नहीं कर दिया है मैटर को, क्योंकि मैंने 35 पढ़ा दिया, 32। हे गॉड, नहीं नहीं, 32 तक की घटनाएं ठीक है, एक को भैया ने इधर से उधर कर दिया। 36, ये तीनों घटनाएं किसकी है? अगले स्लाइड का पिछले में आ गया है, इसका है, क्योंकि ये 36 तक की घटनाएं हैं। प्रांतीय चुनाव 36-37, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, प्रांतीय सॉरी शुरू, समाप्त तो जाके 45 में होगा। 1939 कांग्रेस का हरिपुरा और त्रिपुरी फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर हे गॉड, इन्होंने किया क्या है? हाँ हाँ, वही कहीं यही तो गलत नहीं कर दिया है उन्होंने। 1 मिनट, हाँ वही ना, इतना गलती तो नहीं हो जाएगा। 1 मिनट, लॉर्ड लिनलिथगो चल रहा है, लिखो 1936 से 44, उसमें गलती नहीं है, यहाँ गलती है। 1936 से 44। अब आगे पीछे भी स्लाइड में जाके देखते हैं, यहां भी गलती है। लिखो लॉर्ड वेलिंगटन का, वेलिंगटन का शासनकाल लिख लो, 1931 से 36 ही है इनका। तो इन्होंने क्या लिखा था? 32 लिखा था, तो सही है, 36 तक की घटनाएं ही इसमें मेंशन है, गलती कहीं और थी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ रिवीजन के लिए आराम हो जाएगा। हाँ, ये दोनों सही। अच्छा हाँ, 1936 लखनऊ, सहजानंद सरस्वती अध्यक्षता, वो सचिव, सचिव, हाँ सही, एमजी रंगा, ये सही हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक तक। पृथक पाकिस्तान की मांग 40, कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? हाँ हाँ बिल्कुल सही। आजाद हिंद फौज, ये सुभाष चंद्र बोस वाला लिख रहा है, कहां से शुरुआत हो गई थी? 41, 42 में पहली जो है डिवीजन गठित की गई। अगस्त प्रस्ताव 40। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, मार्च 1900। मैम इधर इधर देख लो मैम, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन किससे संबंधित था? कराची अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है बाबा। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग नहीं बाबा, दिवस। मांग तो 40 में ही कर लिया था। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लॉर्ड वेवेल, इसका भी समय काल देख ले, सही है, सही है, 44 से 47 तक। सीआर फॉर्मूला, लास्ट टाइम में कांग्रेस और किसे साथ में लाने के लिए? मुस्लिम लीग, पर मुस्लिम लीग के जिन्ना ने अस्वीकार। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन 1945। कार्यकारिणी परिषद में कमांडर एवं चीफ और वायसराय के अतिरिक्त सभी क्या हो जाएंगे? भारतीय। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। कैबिनेट मिशन 46। सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी
अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, कांग्रेस का अंतरिम सरकार 1940, और क्लीमेंट एटली कब के कह दी थी देने को, जून 1948 तक जो है मिल जाएगा स्वतंत्रता। उसके बाद आए लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के समय एक घटना हुई, माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून योजना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम ब्रिटिश वायसराय, बाल्कन प्लान इसी समय पारित होता है, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्र अधिनियम प्रस्तुत करके भारत को मिलती है स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता मिली। और महात्मा गांधी की हत्या कब हो गई? बिल्कुल सही, सी राजगोपालाचारी। बस आपकी जो क्लास होगी उसमें लिखना है, क्योंकि मैं एंशिएंट और मेडाइवल में कम से कम जो है आपका पीपीटी से पढ़ाऊंगी, पर उसका भी नोट्स लास्ट में कंपाइल करके मिलेगा नेक्स्ट वीक। हाँ, क्योंकि ये कंपाइल करेंगे, फिर मुझे प्रूफ रीडिंग इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कंपाइल में मान लीजिए आज की तरह इधर से उधर हो गया या कुछ मिस्टेक्स रह गई, तो प्रूफ रीडिंग करने के बाद मैं आप लोगों को फिर ओरिजिनल वो करवा के प्रूफ रीडिंग के बाद जो कटपिट होगा और फिर निकलवा के, ये इनका काम होगा, मेरा नहीं, यहाँ से वो निकाल के आपको पेज में दे देंगे। जी जी हाँ।